341वां क्वेश्चन है, यूफोनी क्या होता है? EUPHONY। यूफेनी जो होता है उसका मतलब होता है प्लीजेंट साउंड, यानी सुहावनी आवाज। न बिटर साउंड होता है, न सीरियस साउंड होता है, न मिक्स्ड साउंड होता है। यूफोनी का मतलब होता है प्लीजेंट साउंड। अच्छा, बैरक्यू का क्या मतलब होता है? BAROQUE। देखिए, बैरक्यू का मतलब होता है स्टाइल। बैरक्यू एक स्टाइल है जो एक वास्तुकला की स्टाइल से रिलेटेड है, रिलेटिंग टू ए स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड आर्ट ऑरिजिनेटिंग इन इटली। इटली में जो आर्ट की उत्पत्ति होती है उससे संबंधित है बैरक्यू। स्टाइल है ये, ना तो बुक है, ना तो जेल है, ना तो कल्चर है। ये क्या है? ये स्टाइल है, शैली है। 17वीं शताब्दी में ये एक वास्तुकला से संबंधित या आर्ट से उत्पत्ति इटली में जो शुरुआती 17वीं शताब्दी की ये स्टाइल है। लिटरेरी अध्ययन में या हिटोरिक यानी काव्य में लेख की स्टाइल दैट इज एक्स्ट्रावेगेंट, वो कितनी एक्स्ट्रावेगेंट होगी, फिजूल खर्ची होगी, भारी भरकम सजावट होगी या नहीं होगी, ये सब इसमें बताया गया है। ऑर्नामेंटेड होगी या बिजरे होगी। और स्टाइल के बारे में बताया गया है, टुडे इट इज अप्लाइड टू एनी क्रिएशन दैट इज एक्सीडिंग ऑर्नेट, इंट्रिकेट और इलाबोरेट। मतलब आजकल इसको उस किसी भी कृति के लिए अप्लाइड किया जा सकता है जो सजावट के लिए हो, इंट्रिकेट के लिए हो, इलाबोरेट के लिए हो, एक्सेडिंग कर रही हो, उत्पत्ति कर रही हो। तो इस बैरक्यू का मतलब BAROQUE स्टाइल। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में इसको इटली में प्रयोग किया जाता था वास्तुकला के लिए। उससे संबंधित थी जो सजावट के लिए होती थी, फिजूल सजावट के लिए होती थी, बड़ा सौंदर्यीकरण किया जाता था। और एक कोटेशन दिया गया है, टुडे इट इज अप्लाइड टू एनी क्रिएशन दैट इज एक्सीडिंग ऑर्नेट, इंट्रिकेट और इलाबोरेट। 343वां क्वेश्चन कहता है कि किसने आविष्कार किया और किसने पॉपुलराइज किया किसको? फ्रेज और पोएटिक जस्टिस को। एक फ्रेज आता है, पोएटिक जस्टिस। तो सबसे पहले ये बताओ किसने इन्वेंटेड किया और किसने जो है पॉपुलराइज किया इस फ्रेज को, पोएटिक जस्टिस को? तो राइमर साहब ने, ना ड्राइडन ने, ना जॉनसन ने, ना शेक्सपियर ने। राइमर, RYMER, उन्होंने इसका इन्वेंटेड किया और पॉपुलराइज भी किया। देखिए, पोएटिक जस्टिस एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें अल्टीमेटली वर्च्यू जो है, जो समय के नहीं है, असामयिक गुणों का सम्मान किया जाता है, और जो अवगुण होते हैं उनको पनिश किया जाता है। जो मतलब अल्टीमेटली वर्च्यू होते हैं उनको सम्मान, और जो अवगुण होते हैं उनको दंडित किया जाता है। यही पोएटिक जस्टिस है। इंग्लिश ड्रामा के जो समालोचक थॉमस राइमर हैं, RHYMER, उन्होंने इस फ्रेज को कॉइन किया। और उनका एक निबंध था जिसका नाम था द ट्रेजेडीज ऑफ द लास्ट एज कॉन्सिडर्ड। द ट्रेजेडीज ऑफ द लास्ट एज कॉन्सिडर्ड, CONSIDERED, कॉन्सिडर्ड, जो 1678 में आया था। उसमें पोएटिक जस्टिस का उन्होंने वर्णन किया, उसी में कॉइन किया। उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया हाउ ए वर्क शुड इंस्पायर प्रॉपर मॉरल बिहेवियर। उसमें उन्होंने बताया कि कैसे एक प्रेरणा, नैतिक प्रेरणा से उत्प्रोत वर्क जो है बिहेवियर करता है आइडियंस के लिए, अगर वो अच्छाई को बुराई पर विजय प्राप्त करते हुए दिखाए। कैसे वो इंस्पायर करता है, प्रेरणा देता है। प्रॉपर मॉरल बिहेवियर इन इट्स ऑडियंस, अपने श्रोताओं में
अगर वो इलिस्ट्रेटिंग करके दिखाए, मतलब विश्लेषण करके दिखाए अच्छाई का बुराई पर विजय। ये 1678 में उन्होंने अपने ऐसे द ट्रेजेडीज ऑफ द लास्ट एज कॉन्सिडर्ड में दिया था, थॉमस राइमर्स ने 1678 में। तो उन्होंने पॉपुलराइज भी किया और इन्वेंटेड भी किया। अच्छा, सॉलिलोक्यू किया है? SOLILOQUY। सॉलिलोक्यू एक वो है जो एक एक्टर जो होता है वो सीक्रेट थॉट अब तेज तेज से कहता है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। सीक्रेट स्पीच नहीं होता है, सीक्रेट थॉट को वो तेज तेज से कहता है, यही तो सॉलिलोक्यू है। ऐसा नहीं है कि एक्टर कोई स्पीच दे श्रोता ना सुन पाए, नहीं नहीं, श्रोता सुनेंगे, तेज तेज कहेगा, लेकिन कहेगा वो अकेले, सीक्रेट थॉट। ऐसा भी नहीं है कि किसी एक्टर का स्पीच दूसरे कैरेक्टर के लिए हो, नहीं नहीं, दूसरा कोई कैरेक्टर नहीं सुनेगा, ऑडियंस के सुनने के लिए होगा, सीक्रेट थॉट होगा, लेकिन अकेले कहेगा। एन एक्टर सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड, यही ऑप्शन सही है। अच्छा, एक रोमांटिसिज्म से भरा हुआ एक और फ्रेज है, जैसे लिबरलिज्म इन लिटरेचर, तो इसको किसने वर्णन किया? रोमांटिसिज्म को लिबरलिज्म इन लिटरेचर, लिटरेचर में उदारवाद किसने बताया? मतलब रोमांटिसिज्म को उदारवाद बताया साहित्य में किसने? देखिए, ये विक्टर ह्यूगो ने बताया था, VICTORHUGO। विक्टर ह्यूगो कहते थे कि जो रोमांटिसिज्म है ये लिबरलिज्म इन लिटरेचर, लिटरेचर में उदारीवाद है। ये किसने बताया? विक्टर ह्यूगो ने। अच्छा, एक लाइन है, 346वां क्वेश्चन है, एक लाइन है, नॉवेल, ये इटालियन वर्ड किससे लिया गया है? तो नॉवेल इटालियन वर्ड नोवेला से लिया गया है, NOVELLA, नोवेला से। अच्छा, लिरिक, लिरिक क्या है? देखिए, लिरिक एक शॉर्ट पोएम है जिसमें कवि अपने इंटेंस पर्सनल फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, और ये नैरेटिव पोएम नहीं है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। ए लिरिक इज ए शॉर्ट पोएम इन विच द पोएट एक्सप्रेसेस हिज और हर इंटेंस पर्सनल फीलिंग्स, इट इज ए नॉन नैरेटिव पोएम। लॉन्ग पोएम नहीं है, ट्रेम्फियल सॉन्ग नहीं है, विजय वाला सॉन्ग नहीं है, और ना तो ऐसी कविता है जो ईश्वर की प्रशंसा में लिखी जाए। ये एक शॉर्ट पोएम है और अपने इंटेंस पर्सनल फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। 348वां क्वेश्चन है, सिंपलिसिटी, स्वीट म्यूजिक और मेलोडी, ये उल्लेखनीय गुण किसके हैं? साधारणतया, स्वीट म्यूजिक हो, मेलोडी हो, तो ये बैलेड का क्वालिटी है। बैलेड के उल्लेखनीय फीचर्स हैं, सिंपलिसिटी, स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी आर रिमार्केबल फीचर्स ऑफ बैलेड, इट इज पास्ड डाउन ओरली। इसको जो है, ये जो बैलेड होता है ये मौखिक रूप से ही पास किया जाता है एक दूसरे से, और जब ये सिंपल नहीं होगा, जब ये म्यूजिक इसका स्वीट नहीं होगा, तो फिर कैसे कौन गाएगा? तो सिंपलिसिटी, स्वीट म्यूजिक और मेलोडी, ये बैलेड के उल्लेखनीय फीचर्स हैं, ना एपिक के हैं, ना ओड के, ना सैटायर के। अच्छा, एसाइड क्या होता है? ASID, एसाइड का मतलब क्या होता है? देखिए, एसाइड का मतलब होता है किसी दूसरे एक्टर को एड्रेस करके कोई शब्द कहना, जबकि कल्पना की जाती है कि वो सुन नहीं रहा होगा। एड्रेस्ड इन वर्ड्स, संबोधित किया जाता है शब्दों में दूसरे एक्टर को, और ये माना जाता है कि वो सुन नहीं रहा होगा, मतलब बात उसी से कही जाएगी और माना ये जाता है कि वो सुन नहीं रहा होगा। इसी को एसाइड कहते हैं, ASID। ये नहीं कहा जाता है कि वो एक्टर सुन रहा होगा, ये कल्पना माना जाता है कि वो सुन नहीं रहा है, लेकिन कहा उसी के लिए जाता है। ऐसा भी नहीं है कि जब कोई बोलता है तब कोई पीछे देखने लगता है, ना, ऐसा भी नहीं कि ध्यान ना दिया जाए, नहीं, साइड से कहा जाता है और ये मान के कहा जाता है कि दूसरा एक्टर जो है सुन नहीं रहा होगा, वो कहा उसी के लिए जाता है। शब्दों में कुछ बयां किया जाता है और ये माना जाता है कि दूसरे एक्टर जो होते हैं ड्रामा में वो सुन नहीं रहे होंगे। अच्छा, मेटाफिक्शन क्या है? मेटाफिक्शन METAFICTION, मेटाफिक्शन जो है पैट्रिसिया वॉग है, WAUGH, पैट्रिसिया वॉग, WAUGH।
देखिए मेटाफिक्शन जो है ये एक पैट्रिसिया वॉग है। नहीं, हु रोट मेटाफिक्शन, मेटाफिक्शन किसने लिखा था? देखिए मेटाफिक्शन जो था एक थ्योरी और प्रैक्टिस है सेल्फ कॉन्शियस फिक्शन की। प्रैक्टिस है सेल्फ कॉन्शियस, CONSCIOUS, सेल्फ कॉन्शियस फिक्शन की थ्योरी और प्रैक्टिस है मेटाफिक्शन, और जो लिखी गई थी पैट्रिसिया वॉफ के द्वारा, PATRICIA, पैट्रिसिया वॉफ के द्वारा, WAUGH, 1984 में पैट्रिसिया वॉफ के द्वारा लिखी गई थी मेटाफिक्शन। और मेटाफिक्शन है क्या? द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ कॉन्शियस फिक्शन। अच्छा, मेटाफिक्शन एक टर्म है जो फिक्शनल राइटिंग में दिया गया, सेल्फ कॉन्शियसली एंड सिस्टमेटिकली ड्रा, अटेंशन खींचा गया अपने स्टेटस के प्रति, जो आर्टिफैक्ट इस उद्देश्य से होता है। पोज क्वेश्चन किए जाते हैं, रिलेशनशिप फिक्शन और रियलिटी में क्या, कथा और वास्तविकता में क्या संबंध है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ये टर्म जो है 1970 में विलियम एच गैस ने GASS, ये जो कॉइन, ये टर्म जो है इसको मेटाफिक्शन को कॉइन किया था 1970 में विलियम एच गैस ने अपनी किताब फिक्शन एंड फिगर ऑफ लाइफ में। लेकिन मेटाफिक्शन एक द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ कॉन्शियस फिक्शन, इसको लिखा है पैट्रिसिया वॉफ ने। कॉइन जो किया गया था मेटाफिक्शन शब्द टर्म, ये विलियम एच गॉस के द्वारा 1970 में, जो उनकी किताब आई थी फिक्शन एंड द फिगर्स ऑफ लाइफ। अगला है डर्ज मीन्स क्या होता है? DIRG। डर्ज मीन्स होता है दुख का गीत, न शादी का गीत, न प्रसन्नता का गीत, न अनफुलफिल्ड डिजायर का गीत, दुख का गीत। डर्ज इज ए ब्रीफ हिम और सॉन्ग, भजन या गीत होता है लेमेनेटेशन और ग्रीफ का, दुख का और विलाप का। इट इज टाइपिकली कंपोज टू बी परफॉर्म्ड एट फ्यूनरल, जो गाया जाता है फ्यूनरल पर, किसी की चिता पर, मृत्यु पर। अच्छा, 392वां क्वेश्चन है, ओटोवा राइमा इज ए स्टेंजा इन आइम्बिक पेंटामीटर। ओटोवा राइमा जो है कितने लाइन का होता है आइम्बिक पेंटामीटर में? तो सभी जानते हैं 8 लाइन का ओटोवा राइमा होता है, और ये सबसे पहले इंग्लैंड में यूज किया गया था थॉमस याट के द्वारा 16वीं शताब्दी में। थॉमस याट के द्वारा ओटोवा राइमा, OTTAVARIMA, ओटोवा राइमा। अच्छा, कौन सा ऐसा नाटककार है जो यूनिवर्सिटी वेट से ताल्लुक नहीं रखता? तो थॉमस नेसे तो हैं, रॉबर्ट ग्रीन भी हैं, थॉमस किड भी हैं, साइरिल टॉर्न्यूर जी नहीं है, CYRIL, साइरिल टर्न्यूर, TOURNEUR, टर्न्यूर जी नहीं है। देखिए साइरिल टॉर्नियर जो हैं वो यूनिवर्सिटी विट्स से संबंधित नहीं है, TOURNEUR। यूनिवर्सिटी विट्स जो है एक ये फ्रेज है, और ये यूनिवर्सिटी विट्स फ्रेज जो है उस समूह के नाम को कहते हैं जो उत्तरार्ध 16वीं शताब्दी के यानी लेट 16th सेंचुरी के इंग्लिश प्ले राइट्स थे या पंफलेटर थे। PAM PHLE TEERS, या तो प्ले राइट्स थे या पैम्पलेटर्स थे जो शिक्षित हुए थे विश्वविद्यालयों में, किसी न किसी विश्वविद्यालय से शिक्षित होके आए थे नाटककार और पंफलेटर 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। तो उन्हीं ग्रुप को यूनिवर्सिटी वेट्स कहा जाता था, और वे लोग बहुत फेमस हो गए थे अपनी सेकुलर राइटर्स के लिए, अपने धर्मनिरपेक्ष रचनाओं के लिए। प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, मुख्य इसके मेंबर इस प्रकार से हैं, जैसे क्रिस्टोफर मार्लोवे, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेसे, NASHE थॉमस नेसे, जॉन लिली LYLY, थॉमस लोज YLODGE थॉमस लोज, जॉर्ज पीले PEELE जॉर्ज पीले, GEORGE जॉर्ज पीले, थॉमस किड। तो ये 7 लोग
प्रोमिनेंट हैं। क्रिस्टोफर मार्लोवे, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैसे, जॉन लिली, थॉमस लॉज, जॉर्ज पीले, थॉमस किट। 394 क्वेश्चन कहता है कि जो ये नॉवेल्स हैं पमेला, क्लेरिसा, समेला एंड लेडी सुसान, ये एक दूसरे को क्या शेयर करते हैं? पमेला, PAMELA, पमेला, जो सैमुअल रिचर्डसन का है, 1770 में आया था। हेनरी फील्डिंग का समेला है, SHAMELA, समेला, जो 1771 में आया। सैमुअल रिचर्डसन का ही और है क्लेरिसा, CLARISA, क्लेरिसा है, जिसको, और जो हिस्ट्री ऑफ ए यंग लेडी सुसान जो है, जो 1794 में आया, ये नहीं, सैमुअल रिचर्डसन का पैमेला 1740 में, और हेनरी फीडिंग का FIELDING, हेनरी फीडिंग का समेला जो 1741 में, सैमुअल रिचर्डसन का क्लेरिसा, और द हिस्ट्री ऑफ ए यंग लेडी, मतलब सैमुअल रिचर्डसन का क्लेरिसा या क्लेरिसा का ही नाम है हिस्ट्री ऑफ ए यंग लेडी, ये 1748 में प्रकाशित हुए। और जॉन ऑस्टिन का लेडी सुसान जो 1794 में प्रकाशित हुई। ये नॉवेल हैं। सैमुअल रिचर्डसन का पमेला 1740, हेनरी फीडिंग का सैमेला 1741, सैमुअल रिचर्डसन का क्लेरिसा या हिस्ट्री ऑफ ए यंग लेडी ये 1948 में, और जॉन ऑस्टिन का लेडी सुसान SUSAN सुसान 1794 में। ये सब के सब जो हैं ये संबंधित ये हैं क्योंकि ये सब के सब एपिस्टोलरी नॉवेल है। इनका संबंध ये है, एपिस्टोलरी नॉवेल है, EPISTOLARY, एपिस्टोलरी नॉवेल है। एपिस्टोलरी नॉवेल वे नॉवेल होते हैं जो एक डॉक्यूमेंट की सीरीज की तरह लिखे जाते हैं। इसमें यूजुअल फॉर्म लेटर्स होता है, यद्यपि डायरी एंट्रीज होती हैं, न्यूज़पेपर क्लिपिंग होते हैं और दूसरे भी डॉक्यूमेंट यूज किए जाते हैं उनको साबित करने के लिए। तो एन एपिस्टोलरी नॉवेल इज ए नॉवेल रिटन एज ए सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सीरीज के तौर पर लिखे जाते हैं। द यूजुअल फॉर्म इज लेटर्स, इनका रूप चाहे लेटर में लिखा जाए, चाहे डायरी में एंट्री की जाए, चाहे न्यूज़पेपर क्लिपिंग के रूप में लिखे जाए, लेकिन दूसरे तरीके से भी लिखे जाते हैं, लेकिन सीरीज जैसी होती है। तो इस तरीके से जो सैमुअल रिचर्डसन का पमेला 1740 वाला, हेनरी फीडिंग का समेला SHAMELA 1741 वाला, सैमुअल रिचर्डसन का क्लेरिसा या हिस्ट्री ऑफ ए यंग लेडी 1748 वाला, जैन ऑस्टिन का लेडी सुसैन 1794 वाला, ये सब के सब एपिस्टोलरी नॉवेल है। अगला है, इनमें से कौन एलेजी नहीं है? लाइसिडस नहीं है, थायरसिस नहीं है, एंडीमियोन नहीं है, या इन मेमोरियम नहीं। देखिए, जो एंडीमियोन जो है ये जॉन कीट्स की कविता है जो 1848 में प्रकाशित हुई थी। बाकी लाइसिडस, थायरसिस और इन मेमोरियम ये सभी लाइसिडस हैं। और जो एंडीमियोन ENDYMION, एंडीमियोन जो है ये एक पोयम है। और एंडीमियोन जो 1818 में जॉन कीट्स के द्वारा प्रकाशित की गई, ये इस लाइन से शुरू होती है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। जबकि लाइसिडस एक कविता है जॉन मिल्टन की जो 1637 में लिखी गई और पेस्टोरल एलेजी है जो एडवर्ड किंग को डेडिकेट की गई। वहीं थायरसिस THYRSIS ये भी एक कविता है जो मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी दिसंबर महीने में 1865 में, और अपने एक मित्र जो वो भी कवि थे, उनके मित्र आर्थर हॉग
HUGH हॉग क्लॉफ को उन्होंने कॉमरेड की यानी समर्पित की। और इन मेमोरियम AHH ये कविता ब्रिटिश पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई, 1849 में कंप्लीट की गई। और ये जो है उनका जो बड़ा प्री कैम्ब्रिज फ्रेंड था, ये जो इन मेमोरियम AHH यानी आर्थर हेनरी हैलम के लिए लिखी गई है, 1849 में कंप्लीट की। तो ये सारी एलेजी हैं। लाइसिडस 1637 बाई जॉन मिल्टन, पेस्टोरल एलेजी डेडिकेटेड एडवर्ड किंग, थायरसिस बाई मैथ्यू अर्नोल्ड 1865 में अपने मित्र आर्थर ह्यूज क्लॉफ के लिए, और इन मेमोरियम AHH यानी आर्थर हेनरी हैलम के लिए लॉर्ड टेनिसन ने 1849 में कंप्लीट की। तो इंडीमियोन पोयम है, बाकी सभी एलेजी। 356वां क्वेश्चन कहता है कि वुमनेस्ट इज टू फेमिनिज्म एज पर्पल इज टू लेवेंडर, ये फ्रेज किसके द्वारा यूज किया गया? वुमनेस्ट इज टू फेमिनिज्म FEMINISM, फेमिनिज्म एज पर्पल इज टू लेवेंडर LAVENDER, लेवेंडर, ये फ्रेज किसके द्वारा यूज किया गया? ये एलाइस वॉकर के द्वारा, WALKER, एलाइस वॉकर के द्वारा। वुमनेस्ट इज टू फेमिनिज्म एज पर्पल इज टू लेवेंडर, ये फ्रेज जो है एलाइस वॉकर के द्वारा यूज किया गया। एलाइस वॉकर, पूरा नाम इनका था एलाइस माइल सीनियर वॉकर, MALSENIOR, एलाइस माइल सीनियर वॉकर। ये 9 फरवरी 1944 को जन्म हुआ था। ये एलाइस मॉल सीनियर वॉकर एक अमेरिकन उपन्यासकार थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, कवि थे और एक्टिविस्ट भी थे। थी एलाइस वॉकर थी, ये थी, उसने क्रिटिकली नॉवेल लिखे जैसे दी कलर पर्पल, COLOR, कॉलर पर्पल 1982 में, 1944 में तो जन्म ही हुआ, 1982 में लिखा नॉवेल, क्रिटिकली एक्लेम्ड नॉवेल लिखा 1982 में दी कॉलर पर्पल, जिसमें उसने नेशनल बुक अवार्ड जीता और पुलित्जर प्राइज फिक्शन के लिए जीता उसने। किसने? एलाइस वॉकर ने, मेल सीनियर, एलाइस मेल सीनियर वॉकर, उसी ने ये कोटेशन लिखा था, फ्रेज लिखा था, क्या? वुमनेस्ट इज टू फेमिनिज्म, वुमनेस्ट जो है फेमिनिज्म है, और एज पर्पल इज टू लेवेंडर। अच्छा, कॉन्सिएट एंड विट ये फीचर किसके हैं? CONCEIT, कॉन्सिएट एंड विट WIT, ये फीचर मतलब ये किस में गुण पाया जाता है? ये मेटाफिजिकल पोट्री में गुण पाया जाता है, कॉन्सिएट एंड विट में। देखिए, साहित्य में कॉन्सिएट एक एक्सटेंडेड मेटाफर है, मतलब एक बेवजह थोपा गया रूपक है, विद ए कॉम्प्लेक्स लॉजिक, मतलब बहुत ही जटिल लॉजिक के साथ में एक्सटेंडेड मेटाफर है, और दैट गवर्न्स ए पोइटिक पैसेज और एंटायर पोएम, और ये जो है किसी पोइटिक पैसेज में पूरा शासन करता है ये मेटाफर, या किसी संपूर्ण कविता में। ये टर्म सामान्य तौर पर 17वीं शताब्दी में एसोसिएटेड किया गया था मेटाफिजिकल पोएट्स के लिए, एक समकालीन कवियों के लिए। मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स डिफर्ड थे, भिन्न थे एक्सटेंडेड एनोलॉजी से, भाव में ये भिन्न थे। मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट जो थे भिन्न थे एक्सटेंडेड एनोलॉजी इन दी सेंस, और ये जो है ये बिल्कुल अलग रिलेशनशिप बनाते थे जो वस्तुओं की तुलना की जाती थी, मतलब ये बिल्कुल अलग तरीके की कंपेयर करते थे वस्तुओं से। इस मेटाफिजिकल टर्म को कॉइंड किया सैमुअल जॉनसन ने, और इसने जड़ें जमाई 17वीं शताब्दी इंग्लैंड में। किसने? मेटाफिजिकल पोएट ने। और इस प्रकार की कविता जो होती है, मेटाफिजिकल कविता जो होती है, वो विटी होती है, WITTY, इंजीनियस होती है, INGENIOUS, इंजीनियस होती है, और हाईली फिलोसफिकल होती है, बहुत बड़ा इसमें दर्शन शास्त्रीय होती है।
तो इसमें कॉन्सिएट और विट किसके गुण है? मेटाफिजिकल पोट्री के। ना विक्टोरियन पोट्री के हैं, ना सेंटिमेंटल पोट्री के हैं, ना रोमांटिक पोट्री के हैं। कॉन्सिएट एंड विट जो है मेटाफिजिकल पोट्री के गुण है। अच्छा, 398वां क्वेश्चन है इमेजिज्म, IMAGISM। इमेजिज्म जो है एक स्कूल है पोट्री का जो किसके नेतृत्व में फला फूला? तो इमेजिज्म जो इजरा वेस्टन लूमिस पाउंड थे, इजरा वेस्टन EZRA इजरा, वेस्टन WESTON वेस्टन, लूमिस LOOMIS लूमिस, पाउंड इजरा वेस्टन लूमिस पाउंड जो है, जो 1885 में जन्म हुआ और 1972 में जिनकी मृत्यु हुई, जो एक एक्सपैट्रिएट अमेरिकन पोएट थे, क्रिटिक थे, वही उन्हीं के साथ लीडरशिप में ये फला फूला। आधुनिक अर्ली मॉडर्निस्ट मूवमेंट में वो एक बहुत मुख्य कवि और क्रिटिक थे। कविता को उनका सबसे बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने इमेजिज्म की शुरुआत की, और इमेजिज्म एक वो मोमेंट है जो क्लासिकल चाइनीज से डिराइव्ड किया गया है, जो मतलब पौराणिक रूप से चाइनीज लोगों से या जापानीज पोट्री से इसको डिराइव किया गया है। क्लासिकल चाइनीज एंड जापानीज पोट्री से डिराइव किया गया है, जिसमें जोर दिया जाता है क्लैरिटी पर, प्रिसीजन एंड इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज। भाषा की क्लैरिटी पर जोर दिया जाता है, भाषा के इकोनॉमी पर जोर दिया जाता है, कम होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए और मूल्यवान भाषा होनी चाहिए। यही इमेजिज्म की विशेषता है, जोर दिया जाता है। और उन्होंने एक कृति लिखी, इसे 1912 में उनकी एक रचना आई, रिपोस्ट्स, RIPOSTES रिपोस्ट्स। एक 1920 में आई ह्यूज स्लेविन म्यू बर्ले, ह्यूज HUGH ह्यूज, स्लेविन SELWYN सेल्विन, ह्यूज सेल्विन मैब्रेले MAUBERLEY, मैब्रेले 1920 में ये दोनों रचनाएं, रिपोस्ट्स RIPOSTES 1912 में और ह्यूज सेल्विन मॉब्रेले HUGH सेल्विन SELWYN सेल्विन मॉब्रेले MAUBERLEY 1920 में। तो ये रचनाएं आई जिससे ये इजरा वेस्टन लूमिस पाउंड बहुत फेमस हुए। तो इमेजिज्म को किसकी लीडरशिप में फला फूला? इजरा वेस्टन लूमिस पाउंड। और जिन्होंने रिपोस्ट लिखे RIPOSTES 1912 में, ह्यूज सेल्विन मॉब्रेले लिखे 1920 में। अगला है 359वां क्वेश्चन, एक अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर वर्स क्या कहलाता है? तो ब्लैंक वर्स कहलाता है, जिसमें कोई लय ना हो, पेंटामीटर में हो तो उसे ब्लैंक वर्स कहते हैं। जिसमें कोई रेगुलर मैट्रिकल फॉर्म तो हो, रेगुलर मैट्रिकल मतलब उसमें मीटर तो हो लेकिन राइम ना हो, और सारे मैट्रिकल जो है आइम्बिक पेंटामीटर में हो। सबसे पहले तो अगर फर्स्ट डॉक्यूमेंट यूज ऑफ ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में पहला कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें ब्लैंक वर्स यूज किया गया, ब्लैंक वर्स, तो वो हेनरी हॉवर्ड था, जो अर्ल ऑफ सूरे का था, और उसने एक ट्रांसलेशन किया था एनेड, AENEID, एनेड जो ट्रांसलेशन था, एनेड एक रचना थी लैटिन की, उसका जो ट्रांसलेशन था उसमें हेनरी हॉवर्ड ने HOWARD हॉवर्ड ने, जो अर्ल ऑफ सूरे था, उसने ब्लैंक वर्स का प्रयोग किया था। और आज का इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, जो ये शब्द कैथरसिस है, CATHARSIS, कैथरसिस जो है ये किस फील्ड से लिया गया है? जो कैथरसिस खेल के
फील्ड से या मिलिट्री के फील्ड थे या सौंदर्यीकरण के फील्ड से या मेडिसिन के फील्ड से। तो CATHARSIS कैथरसिस जो शब्द है ये मेडिसिन की फील्ड से लिया गया। और कैथरसिस एक प्यूरिफिक्शन या परगेशन होता है भावनाओं का, मतलब शुद्धिकरण करना या कंट्रोलिंग करना इमोशंस का, स्पेशली पिटी फियर, तो उसको कैथरसिस कहते हैं। थ्रू आर्ट और एनी एक्सट्रीम चेंज इन इमोशन, मतलब इमोशन में कला के द्वारा या किसी और के द्वारा पूरा परिवर्तन जब आता है और उसका परिणाम नया होता है या रिस्टोरेशन होता है या सुधार की तरफ होता है, उसका परिणाम जो किसी कला या किसी चेंजिंग के द्वारा भावनाओं में जो परिणाम आता है उसका नया परिणाम आता है और सुधारात्मक होता है, तो इसी को कैथरसिस कहते हैं। तो इस तरीके से ये 360 क्वेश्चन हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग माय वीडियोज।